हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। अपने 2000 प्रश्नों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और इससे पहले कि मेरे टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के सारे लेक्चर मेरे वीडियो पे अपलोड हैं, पहले से आप देख सकते हैं। वहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सब मैंने, और साथ ही साथ एलटी ग्रेड के भी पेपर कराए हैं। उसके साथ में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। और मैंने यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान प्रवक्ता के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है, वो आप देख सकते हैं मेरे ही चैनल पर। वो भी साथ साथ में आपको देखने को, वहाँ से भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के सेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में कौन सा कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है? फोम प्रेस, टनल, बक प्रेस या डाई प्रेस? तो वस्त्र परिसज्जा, परिसज्जा पूछ रहा है ये, इस पर ध्यान देंगे। फिनिशिंग की बात कर रहा है, तो इसमें किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर टनल का प्रयोग किया जाता है। तो टनल का प्रयोग वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में वस्त्रों को इकट्ठा परिष्कृत करने में किया जाता है। परिसज्जा करघे पर से उतारे गए तैयार वस्त्रों पर विभिन्न विधियों द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिससे वस्त्र का बाह्य रूप परिवर्तित होकर निखर जाता है, गुणों में वृद्धि हो जाती है, स्पर्श में चिकना, कोमल एवं मुलायम हो जाता है, देखने में सुंदर एवं आकर्षक लगता है, वस्त्र की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिसज्जा कहते हैं। और टनल परिसज्जा में कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑरलॉन के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा माल में प्रयोग किया जाता है? तो ऑरलॉन के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इथिलीन गाइकॉल का, एक्रिलोसाइट्राइड का, या विनाइल क्लोराइड का, या टेरा एफ्थैलिक एसिड का? तो ये हम यहाँ पर इस चीज़ को जानेंगे कि ऑरलॉन के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, एक्रिलोसाइट्राइड का प्रयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में। ऑरलॉन एक कैसा है रेशा? एक एक्रिलिक रेशा है, या भी एक संश्लेषित पॉलीमर रेशा है। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर है ये, जो एक काफ़ी जटिल रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है। ऑरलॉन की आणविक संरचना में पॉलीमर की एक लंबी श्रृंखला होती है। इसमें 85% एक्रोलाइनेट्रिल होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं। तो ये पूरी संरचना आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट है आपका पॉलिएस्टर के बहुलकीकरण का डिग्री। ये आप जरूर याद कर लीजिए, बहुलकीकरण का जो मतलब किसका, कॉटन का कितना है, सिल्क का कितना है, तो अलग अलग चीज़ों का जितना भी है तो उसको आप याद रखिए। आप यहाँ से बहुलकीकरण से प्रश्न आता है। तो पॉलिएस्टर के बहुलकीकरण के डिग्री कितनी होती है? तो 50 से 70, 90 से 115, 115 से 140 या 140 से 165। तो पॉलिएस्टर का जो बहुलकीकरण है वह कितना? 115 से 140 के बीच होती है। पॉलिएस्टर रेशे लंबी कड़ी वाले पॉलीमर होते हैं। इनका निर्माण पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, पानी, दवा आदि से किया जाता है। इनका प्रयोग किया जाता है। रेशम के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं: चिकना सूत्र, संयत दीर्घाकरण, उच्च सघनता, या दोबारा कम नमी पाना। तो यहाँ पे जो आपका सिल्क है, जो रेशम का जो भौतिक गुण है, उसमें क्या होती है? भौतिक गुण की बात पूछ रहा है ये। फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंतर्गत क्या आता है? चिकना सूत्र आता है और संयत दीर्घीकरण आता है। क्या क्या आता है? चिकना सूत्र और संयत दीर्घीकरण आता है। तो इस हिसाब से आप विकल्प पर जाएंगे तो जो यहाँ पर ए और बी, बी और सी, सी और डी और ए और डी है, तो ये पहला ऑप्शन जो होता है ए और बी का, यह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा कौन सा है? प्राकृतिक तंतुओं में, ठीक है, जो आपके नेचुरल फाइबर हैं उसमें सबसे निर्बल रेशा कौन सा होता है? तो कपास का, ऊन का, रेशम का, या लिनन का? तो प्राकृतिक
तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा किसका? ऊन का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि सबसे जो निर्बल रेशा, सबसे कमजोर क्या होता है? ऊन का होता है। ऊन मूलतः रेशेदार प्रोटीन है जो विशेष प्रकार की त्वचा कोशिकाओं से निकलता है। ऊन पालतू भेड़, बकरी या यौक आदि से प्राप्त किया जाता है। कपास के बाद इसी का सर्वाधिक महत्व है और इसके रेशे कैसे होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से पूछने कि ऊष्मा का कुचालक कौन है, तो वो कौन है? ऊन है। ठीक है। और प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा भी कौन सा है? ऊन का है। नेक्स्ट है हमारा, किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है? नायलॉन, रुई, रेशम या उक्त सभी के लिए? तो ओटाई की प्रक्रिया हम सभी जानते हैं। जब कपास के रेशों से क्या तंतुओं का निर्माण, जो आपके फाइबर्स होते हैं कपास के जो होते हैं, उससे क्या होता है, उसका जब हम लोग कॉटन का निर्माण करते हैं तो उस समय ओटाई की प्रक्रिया होती है। और यह किस में की जाती है? यह रुई में की जाती है, कॉटन में। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जिसको ओटाई को हम किस प्रक्रिया को इंग्लिश में अगर हम कहें तो गिनिंग के नाम से हम जानते हैं। उसमें क्या होता है कि कपास के जो फूल होते हैं, उसका जो ये जो निकलता है फूल, उसमें क्या होता है, इस तरह के छोटे छोटे से बीज होते हैं। तो ओटाई की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है? उसको अलग कर लिया जाता है। अतः इसी कार्य को ही क्या हम लोग ओटना कहते हैं। पहले यह हाथों के द्वारा संपन्न किया जाता था, अब उसके लिए अलग से गिनिंग मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ में इस प्रक्रिया में रेशे में उपस्थित धूल कण, पत्तियां, छिलके, लकड़ी और बीज आदि सब अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ओटाई या गिनिंग के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वस्त्र को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती के समान बनती है तो वह वस्त्र कौन सा होता है? सूती, ऊनी, रेशमी या कृत्रिम? तो जो दहन परीक्षण से ये पता चलता है हमको, तो यह रेशों को मतलब जब हम रेशम को क्या करते हैं, जब जलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। रेशम का धागा भी ऊन की तरह ही धीरे धीरे चलता है, परंतु धागा जलने से पहले पीछे की ओर नहीं मुड़ता। जलने पर पीले रंग की लौ निकलती है। लौ से हटा लेने पर यह स्वतः ही बुझ जाता है। इसके जलने से बाल या पंख जैसी गंध आती है। इसकी राख काली, गोलाकार, फुसफुसी, दानेदार एवं कुरकुरी होती है, जिन्हें दबा देने पर आसानी से पिचक जाती है। ठीक है। तो वह कौन सी हो जाती है? यह रेशमी हो जाता है। और जो आपका ऊन होता है, ऊन में क्या होता है, इसमें जो रेशम है उसकी भी गंध क्या बोलते हैं जो है, लेकिन ऊन की जो स्मेल होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है। और उसके अपेक्षा रेशम की स्मेल कम स्ट्रांग होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऊन होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें। और मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र जलाने के बाद वह सिकुड़ता है, और जब सिकुड़ता है जलाने के बाद धीमी धीमी लौ में जलता है। पहली बात तो दोनों चीज़ें धीमी धीमी लौ में जलती हैं, सिकुड़ती हैं और कड़ी मोती बन जाती है। वह वस्त्र कौन सा है? तो सिकुड़ने की अगर हम बात करें कि वस्त्र जलाने, जैसे सिल्क है तो बहुत धीमी धीमी और हल्की लौ के साथ जलता है, और जलने के बाद क्या होता है? कड़ी मोती बन जाती है। तो ये ऊन में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी वैसे करेक्ट होना चाहिए। रेशम दिया हुआ है सी में, तो आप इसको अपने हिसाब से देख करके आंसर को कंफर्म कर लें। रेशे का वस्त्र की खुरदुरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता क्या कहलाती है? वस्त्र की खुरदुरी सतह पर रगड़ या दृढ़ता, अपघर्षण प्रतिरोधकता, बंधन क्षमता या प्रतिस्कंधता? तो यह जो खुरदुरी सतह पर रगड़ या घिसावट जो सहने की क्षमता होती है, यह क्या कहलाती है? यह अब्रेशन रेसिस्टेंस कहलाती है, अपघर्षण क्षमता कहलाती है। और स्पेशली ये मतलब उन जगहों पर इसको ज़्यादा, जहाँ पर वस्त्र ज़्यादा रगड़ खाते हैं, जैसे जीन्स का पीछे का हिस्सा हो गया, नीज का हिस्सा हो गया, जहाँ पर जल्दी क्या होता है, घिस जाते हैं कपड़े ना, तो उसी को बचाने के लिए वस्त्र पर इस तरह की जो ये घिसावट
को जो कौन सा कपड़ा उसको जो सहन कर पाता है, तो इस चीज़ को जो देखते हैं वो अब्रेशन रेसिस्टेंस, जो अपघर्षण प्रतिरोधकता की क्षमता होती है, यह कहलाती है। सूती वस्त्रों का एक बार या 2 बार पहनने या प्रयोग करने से ही उसमें क्या हो जाती है, शिकन पड़ जाती है। ऐसा कपास के रेशे नम्यता, प्रत्यास्थता एवं प्रतिस्कंदता के गुणों के सख्त अभाव के कारण होते हैं। कृत्रिम विधि से परिसज्जा व परिष्कृत देने के बाद उसमें शिकन प्रतिरोधी बनाया जा सकता है। यहाँ पे तो सिर्फ बात यहाँ पे ये श्रिंक रेसिस्टेंस की कर रहा है, लेकिन जो अब्रेशन रेसिस्टेंस है वह है कि घर्षण करने के बाद कपड़ा मतलब कि कितना सही रहता है। तो इस चीज़ को देखते हैं हम, वही क्या कहलाता है, एब्रेशन रेसिस्टेंट कहलाता है कि घर्षण को जो सहने की क्षमता होती है वह अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। ऑप्शन नंबर बी होता है वह करेक्ट हो जाता है। शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द क्या है? पहनावा, वस्त्र, ढांचा, कपड़ा। तो शरीर को ढकने के विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो जिससे कि हम कपड़े को पहनते हैं वह क्या कहलाता है? वस्त्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है, जिसको कि क्या, गारमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। और वस्त्र मनुष्य की दूसरी आवश्यकता है। अमीर हो या गरीब, रोगी हो या स्वस्थ, शिक्षित हो या अशिक्षित, युवा हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, सभी को किसके वस्त्र की अति आवश्यकता होती है। वस्त्र की ऐसी चीज़ है जिसका हर व्यक्ति के हर समय का नाता होता है। तो वस्त्र जो है जब हम पूरा उसको हम पहनने की स्थिति में आ जाती है वह क्या कहलाता है? अब्रेशन रेजिस्टेंट कहलाता, ये वो वस्त्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह गारमेंट। भोजन पकाते समय अधिक चलाने से चल रहा था नहीं फैन। भोजन को पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, विटामिन बी समूह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो का जो ये पूरा समूह है वह भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और इस समूह के अंतर्गत हमारे 9 प्रमुख विटामिन आते हैं। कौन से? B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9 तथा B12 तथा मिनरल का एक समूह है जो शरीर में रक्त संचार को बढ़ाने, शरीर में मृत कोशिकाओं ऊतकों को दोबारा से जीवित करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विटामिन बी समूह मुख्यतः, यहाँ से प्रश्न आता है कि कहाँ से मिलता है आपको, तो यह अनाज के छिलके या ऊपरी आवरण, मांस, मेवे, सोयाबीन, मछली तथा अंडों आदि से प्राप्त होते हैं। परिरक्षण प्रिजर्वेटिव जो रंगीन फल स्क्वैश में डाला जाता है वो क्या है? बेंजोइक एसिड है, सॉर्बिक एसिड है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट है या सोडियम बेंजोएट है? तो वह क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी पर जो है आपका सोडियम बेंजोएट है। इसको केस में हम लोग आपके जैम, जेली, मुरब्बा इससे और फ्रूट्स को, अचार को, स्क्वैश को प्रिजर्व करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। परिरक्षित भोज्य पदार्थ जो भी हैं हमारे, उसमें इसका प्रयोग काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। फलों में कम मात्रा में ऑक्सीजन लगभग 2 से 2.5%, कितना? लगभग 2 से 2.5% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4.5 से 5.5% उपस्थित रहने से भी फलों में सड़ने की क्रिया धीमी एवं मंद हो जाती है तथा फल लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संग्रहित रहते हैं। किसी भी फल के रस को उसका स्क्वैश बनाकर संरक्षित किया जा सकता है। स्क्वैश को टिकाऊ बनाने के लिए संरक्षक पदार्थ मिलाना भी अनिवार्य है, जैसे संतरा, नींबू, लीची, आम, अनानास आदि प्राकृतिक रंग वाले स्क्वैश में पोटेशियम सल्फाइड और मिलाना चाहिए तथा जामुन, अनार, फालसा आदि के स्क्वैश में सोडियम बेंजोएट मिलाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वह स्क्वैश के लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट है आपका डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिरोधी के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है? जब उसमें क्या हो, उसमें कवक ना लगे, उसमें मोल्ड ना लगे, उसमें किस प्रतिरोधी का हम लोग प्रयोग करते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम और कैल्शियम
प्रोपायोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या उक्त में से कोई नहीं। तो यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है और यह है आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है, जिससे कि डबल रोटी बनाने के लिए उसमें मोल्ड ना लगे, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड सही होता है। नेक्स्ट है, टमाटर के सॉस में प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ क्या है? एसिटिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड या फिर सभी। तो टमाटर के सॉस में जो उसका प्रयुक्त किए जाने वाला जो प्रिजर्वेटिव है वो क्या है? आपका सोडियम बेंजोएट है। ठीक, सोडियम बेंजोएट है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। इससे आपका सॉस क्या है? काफ़ी दिनों तक परिरक्षित रहता है और वह खराब नहीं होता है। अब यहाँ पर पूछा है कि वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप, मतलब कि ऊपर का और नीचे का रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो सिस्टोलिक मतलब अपर लिमिट कितनी है और डिस्टोलिक मतलब लोअर लिमिट कितनी है? तो 120/80 जो है वह क्या है? सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप होता है। तो जो उच्च रक्तचाप आपको देखने को मिलता है वो 40 ईयर्स से ऊपर के लोगों में ज़्यादा सामान्यतः देखने को मिलता है और इसके कई कारण हो सकते हैं। एक है तनाव की स्थिति है, हृदय रोग है, गुर्दे की बीमारी के कारण भी आपको उच्च रक्तचाप की स्थिति देखने को मिल सकती है और मोटापा भी इसका एक प्रमुख कारण होता है। उच्च रक्तचाप होने से समस्याओं के खतरे को कम करने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप कितना हमें अपना बनाए रखना चाहिए? 120/80 mmHg के आसपास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट हो जाता है। जो ये 120 है या 140 की लिमिट अगर ऊपर क्रॉस करता है तब इसका मतलब है कि व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है, और अगर नीचे जो ये आपका 80 है वह 60 से नीचे लगातार रहता है, बना रहता है, तब क्या होती है? लो ब्लड प्रेशर की समस्या आती है। अगला है, BMI एक व्यक्ति के बारे में बताता है। BMI मतलब बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। ये क्या बताता है? मोटापा बताता है, ऊंचाई बताता है, हृदय चाप और व्यक्तित्व बताता है। तो BMI क्या बताता है? यह आपके एक व्यक्ति के बारे में यह बताता है कि मोटापे का अर्थ क्या है? शरीर में वसा का अत्यधिक जमाव हो जाना होता है। अच्छा, जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है वह आपका वजन आपकी हाइट के अनुसार सही है या नहीं, इसका पता किसके द्वारा होता है? BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा होता है। 1990 के अंत में BMI फॉर्मूला आया जो वर्तमान में मोटापा जांचने का इंटरनेशनल और सर्वमान्य मानक है। तो मतलब आपका वजन आपकी हाइट के अनुसार सही है या नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए। तो अगर ये मेनली कहा जाए कि जो BMI है वह किस चीज़ के लिए है कि आपका ये जो मशीन है वह क्या है कि मोटापा जांचने के लिए इंटरनेशनल सर्वमान्य मानक है। तो यहाँ पर मोटापा जो ऑप्शन नंबर ए है यह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, पीलिया रोग से पीड़ित मरीज में निम्न में से किस आहार का आमतौर पर परहेज करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का या विटामिन का? तो पीलिया रोग का अगर रोगी है तो उसे किस चीज़ का परहेज करना चाहिए? उसे वसा का परहेज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वसा जो यकृत से रोगग्रस्त होने के बाद सबसे पहले प्रकट होने वाला लक्षण पीलिया ही होता है। पीलिया की स्थिति रक्त नलिकाओं में बाधा उत्पन्न करती है। इस कारण से रक्त में पित्त रस की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिससे त्वचा का श्लेष्मिक झिल्लियों का रंग पीला हो जाता है। इस अवस्था को ही पीलिया कहते हैं। इस अवस्था में वसा की मात्रा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यकृत की कोशिकाओं के निष्क्रिय हो जाने से वसा का चयापचय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका फैट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और HbA1c की वह मात्रा जिसमें मनुष्य मधुमेह से ग्रस्त हो जाता है, वह मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ HbA1c की यह मात्रा यहाँ पर 6.5%, जिससे ऊपर मनुष्य मधुमेह से, मतलब अगर इतनी मात्रा है तो ठीक है, अगर इससे ऊपर हम होते हैं तो क्या होते हैं? मधुमेह से रोगग्रस्त हो जाते हैं। शरीर में इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी एवं दोष से उत्पन्न रोग मधुमेह डायबिटिक मेलाइटस कहलाता है। मनुष्य के पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। अतः अंतःस्रावी, यह क्या है? अंतःस्रावी हार्मोन है जो लैंगरहंस की दीपिकाओं की जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन कार्बोज के उपापचय को नियंत्रित करता है।
ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो होता है यह सही हो जाता है। ये डायबिटीज़ के लिए टेस्ट होता है और हर तीसरे महीने ये टेस्ट कराना चाहिए डायबिटिक के रोगी को। एक साधारण महिला की अपेक्षा एक गर्भवती महिला को प्रोटीन, लौ और फॉलिक एसिड की कितनी अतिरिक्त मात्रा लेनी चाहिए? तो एक साधारण महिला की अपेक्षा गर्भवती महिला को कितनी अधिक मात्रा लेनी चाहिए? तो वहाँ पर ये है 10 ग्राम, 30 ग्राम और 100 ग्राम, 15 ग्राम, 38 ग्राम और 400 ग्राम, 15 ग्राम, 8 ग्राम और 300 ग्राम और 20 ग्राम, 10 ग्राम और 500 ग्राम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो है 15 ग्राम, 8 ग्राम और 300 ग्राम। ये जो यहाँ पे प्रोटीन, लौह तथा फॉलिक एसिड की एक्स्ट्रा मात्रा लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ग्लूटेन एलर्जी के मरीज को इनमें से क्या नहीं देना चाहिए? गेहूं का आटा, चावल का आटा, भुट्टे का आटा या चने दाल का आटा। तो अगर व्यक्ति को क्या ग्लूटेन से एलर्जी है तो उसे कौन सा आटा नहीं देना चाहिए? तो वहाँ पर ग्लूटेन जो ग्लूटेन एलर्जी ग्लूटेन किस में पाया जाता है? यह गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है और इसी के एलर्जी से कौन सा रोग होता है? इससे सीलियक नामक रोग हो जाता है। तो अगर ग्लूटेन से अगर उसको एलर्जी है तो उसको कौन सा आटा नहीं देना चाहिए? गेहूं का आटा नहीं देना चाहिए। क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है और पढ़ाया हुआ पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, कीप लर्निंग।